हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट 2। और ये पार्ट 1 अभी जो था आईएलडी पर पार्ट 1 जो लिखा न्यूमेरिकल जो था आईएलडी बेस पे न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल में पार्ट 1 जो आप देखे होंगे पहले वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो था पार्ट 1 का, पार्ट 1 में क्या था मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कि एक आपके पास चार लोडिंग सिस्टम था। जो पार्ट 1 में आपने देखा कि 4 लोडिंग सिस्टम था। चारों लोडिंग सिस्टम कितना कितना किलो न्यूटन का था? तो 10 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन एंड 14 किलो न्यूटन। और ये इक्वी डिस्टेंस पे था, मतलब कि 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर ये दूर था। ठीक है। और जो है एक रोल कर रहा था कितने मीटर पे? ये 20 मीटर के स्पैन पे रोल कर रहा था लेफ्ट टू राइट। और आपसे पूछा गया था कि 5 मीटर दूर जो है सेक्शन ए से या लेफ्ट एंड से 5 मीटर दूर कोई सी पॉइंट होगा। उस सी पॉइंट पे आपको क्या क्या पूछा गया था? आपसे पूछा था मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी, और पूछा गया था आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर ऑन गर्डर। ठीक है, एनीवेयर ऑन गर्डर ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, इतना चीज में आपने देखा मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग, मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आपने निकाल लिया था। मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कैसे निकाला था आपने? मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आपने निकाला था, ये वाला कंडीशन जो था मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स का, तीन तीन ट्रायल आपने लिया था। तीनों ट्रायल में आपको पता चला जो फाइनली जो आपने निकाला था वो आया था, पहले पार्ट 1 में देखा होगा 5.3 किलो न्यूटन आया था मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स। हम बात कर रहे थे पार्ट 2 के लास्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो था हमारा, साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है कि फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन द नेचर ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ दैट सेक्शन ऑफ राइट साइड ऑफ दैट सेक्शन इज इक्वल टू, जो नेचर होना चाहिए वो अपवर्ड नेचर का होना चाहिए, सॉरी लेफ्ट साइड का अपवर्ड नेचर का होना चाहिए। मतलब जो है अगर हमको सी पॉइंट का निकालना है, सी पॉइंट पे हमको निकालना है, यहाँ पे ए है, सी है, बी है, तो हमको निकालना है यहाँ पे 5 मीटर दूर। तो जो होना चाहिए इसके लेफ्ट साइड में, इस सेक्शन पे अगर हमको मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स चाहिए तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड के टोटल जो फोर्सेस का जो होना चाहिए टेंडेंसी नेचर, वो होना चाहिए कैसा? अपवर्ड। तभी यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आएगा। तो ये घटना, ये इवेंट, ये एक्टिविटी कब होगी, ये पोजीशन कैसे बनेगा, इसके लिए हमें चारों फोर्सेस जो हैं उन चारों फोर्सेस को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? सी के जस्ट राइट साइड में। तो सी के जस्ट राइट साइड में आपने प्लेस किया इन चारों फोर्सेस को। ठीक है, ये आपका फोर्सेस था। यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? ये 2 2 4 2 6 है, तो ये होगा 9 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप, ये 5 मीटर है टोटल, 20 मीटर है, 9 6 15 5 20। ठीक, आईएलडी एक बार ड्रा कर लीजिए, पिछले वीडियो के लास्ट में आपने देखा भी होगा, फिर से मैं कर रहा हूँ। पिछले वीडियो के लास्ट में आपने देखा होगा, तो यहाँ का जो हमारा वो था ऑर्डिनेट 3/4 था, यहाँ का 1/4 था। हमें ऑर्डिनेट इसके जस्ट नीचे का ढूंढना है। ये सी डैश है, ये डी डैश मानिए, ये ई डैश, और ये जानिए एफ डैश। ठीक है, एफ डैश। ठीक, इतना जानिए। इस बार मैं इधर से फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, डी ई एफ, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, इट्स अप टू, फुल्ली अप टू यू। तो आपको ये तो करना क्या है, आपको जो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा
एक्चुअल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई सी सी डैश प्लस एक्चुअल लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डी डी डैश प्लस एक्चुअल लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई ई डैश प्लस 14 किलो न्यूटन दैट इज मल्टीप्लाई ऑफ इज टू बी मल्टीप्लाइड ऑफ एफ एफ डैश। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, द ऑर्डिनेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ डी डी डैश ई डैश एंड एफ एफ डैश। ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि बाकी जो वैल्यूज हैं वो इस कैसे आएंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव कितना आता है। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ डी डी डैश इज इक्वल टू होगा, डी डी डैश इक्वल टू क्या होगा, सी सी डैश डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई डी बी, मतलब ये कितना होगा, टोटल 15 है, 2 घटा दो 13, तो ये होगा 39/60। डी डी डैश होगा ई डैश क्या होगा, ई डैश इज इक्वल टू ये होगा ई डैश इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाई सी बी मल्टीप्लाइड बाई ई बी, तो ये होगा 33/60। ठीक है, एफ एफ डैश पिछले वीडियो में निकाला था शायद 27/60, ये भी आया था, देख लिया जाए। तो ये आ गया आपका, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी विल बी इक्वल टू क्या होगा, वहाँ से देखते रहिए, 10 इंटू सी सी डैश प्लस 12 इंटू डी डी डैश प्लस 8 इंटू ई डैश प्लस 14 इंटू एफ एफ डैश 10 इंटू सी सी डैश की वैल्यू कितनी होगी, सी सी डैश की वैल्यू है 3/4 मल्टीप्लाई प्लस, देखिए आप जब निगेटिव शियर फोर्स लिख रहे थे तो सब माइनस माइनस लगाते जा रहे हैं, ये चूंकि ऊपर है पॉजिटिव है तो प्लस प्लस लगाएंगे, प्लस 12 इंटू 39/60 प्लस 8 इंटू 33/60 प्लस 14 इंटू 27/60। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। टेन मल्टीप्लाइड बाई 3/4 7.5, ये आ गया 7.5 प्लस ये दूसरा वाला देखिए, ये आ गया 7.8, ये देखिए 4.4, ये देख लिया जाए, 6.3, ये आ गया हमारा 26 किलो न्यूटन, ये आ गया हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी। सी पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना आ गया, 26 किलो न्यूटन, जो कि मैं यहाँ आंसर लिख दिया हूँ, पिछले वीडियो से ही करवाया था। ठीक है, तो ये आ गया 26 किलो न्यूटन। अब क्या किया जाए, मैक्सिमम निगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब यस, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाए ये देखा जाए पहले, कैसे निकालेंगे आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो यहाँ पे तीसरा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी।
ये क्या होता है इस केस में, आपको बताया था पिछले वीडियो में, फिर से बता दे रहा हूँ कि फार बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे, सी हो डी हो, किसी भी सेक्शन पे, द लोड एंड सेक्शन should be placed in such a manner that average load of left portion या left section equals to average load of right portion। ये होना चाहिए should also be equal to average load of girder। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है समीशन ऑफ डब्ल्यू लेफ्ट साइड अपॉन AC, मतलब क्या लिख लीजिए पहले, लेंथ ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू राइट, लेंथ ऑफ राइट साइड इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन टोटल लेंथ, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन में मैक्सिमम करना है तो ये कंडीशन होना चाहिए कि उस सेक्शन के दाहिने साइड भी एवरेज लोड वही हो जो उसके लेफ्ट साइड ही दाहिने एवरेज लोड हो। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में एवरेज लोडिंग बराबर होनी चाहिए और वो एवरेज लोडिंग टोटल स्पैन की एवरेज लोडिंग के बराबर होने चाहिए। तो हम इस केस में पहले लेफ्ट साइड में देख लेते हैं कि टोटल लोड कितना प्लेस्ड होना चाहिए लेफ्ट साइड के। तो इसके लिए हम ये वाला तरीका अपनाते हैं, लेफ्ट मतलब अगर आप फिगर बनाएंगे, फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं, फिगर इधर बनाया जाए, सी पॉइंट पे आपको ढूंढना है, ये बी पॉइंट है, ये 15 मीटर दूर है और ये हमारा 5 मीटर, ठीक है, और ये है ए। ठीक है, अब देखिएगा लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कितना है AC, AC मतलब 5 इज इक्वल टू, इसके बराबर करते हैं टोटल लोड कितना है इस पर पड़ रहा है, जो टोटल लोड वो हमारा पड़ रहा है 200, कितना पड़ रहा था टोटल लोड हमारा, टोटल लोड हमारा पड़ रहा था 200 और 400, यही पड़ रहा था ना, तो 200 और 400 दो लोड पड़ रहे थे हमारे पास, नहीं हमारे पास यहाँ पे 4 लोडिंग पड़ रही थी ना, तो 4 लोडिंग पड़ रही थी, मतलब कि इस केस में 4 लोडिंग मतलब कौन कौन से लोडिंग पड़ रही थी, एक था हमारा 10 किलो न्यूटन, एक था हमारा 12 किलो न्यूटन, एक 8 था, एक 14 था, टोटल लोडिंग कितनी थी 12, 10, 22, 8, 30, 14, 44 किलो न्यूटन का टोटल लोड था। टोटल लेंथ कितना था हमारा 20 मीटर। तो यहाँ पे टोटल लोड हमारा हो गया ये वाले, इसको इससे इक्वेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल लेंथ हमारा, टोटल लोड था हमारा कितना 44 किलो न्यूटन, टोटल लेंथ था 20। तो अगर हम समीशन ऑफ WL देखें, मतलब टोटल लोड ऑन लेफ्ट पोर्शन का टोटल लोड निकालना हो, 5 का इधर गुणा कर दें तो होगा 44 इंटू 5/20, ये कितना हो गया 5 24 4 11 किलो न्यूटन। देखिए मतलब लेफ्ट पोर्शन का टोटल जो लोड होना चाहिए, अगर आपको सी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो उस जो चारों हमारे पास लोड है, उस चारों लोड का कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि सी के लेफ्ट पोर्शन में जो टोटल सबमिशन होना चाहिए लोड का, वो किसके बराबर होना चाहिए 11 के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, 11 से ज़्यादा नहीं, 11 तक। तो 11 तक करने के लिए क्या किया जाए, आपके पास है कौन कौन सा लोड, शुरू में लोड है
10 है, 12 है, 8 है, 14 है, और इधर ही से इधर जा रहा है, तो आप 10 को कहाँ प्लेस करें? 10 को इधर प्लेस कर देते हैं और 12 को यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये इसका आइडियल तरीका है प्लेस करने का, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आपने इसको कैसे किया आपने? तो आप देखोगे कि 11 होना चाहिए, मैंने 10 रखा है। सी पर खुद जो सी पर भी 12 किलो न्यूटन है, तो सी का पूरा इफेक्ट इधर नहीं देगा क्योंकि ये सी पर है, ये वाला, ये AC पर भी आ रहा है 12 और CB पर भी आ रहा है। इसके मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट है ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट कहा जा सकता है, ठीक है। इस केस के लिए आप कहोगे 10 को इधर कर दें, 10 को अगर इधर आप कर दोगे, इस तरफ कहीं कर दोगे, तो इसके मतलब आप कह दोगे कि सर इस 10 को हम हटा के यहाँ कर दें, थोड़ा C से 12 को C को इस तरफ कर दें, 12 किलो न्यूटन को C से थोड़ा सा 1 मीटर और दूर कर दें, तब C पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं आएगी। क्यों? हमेशा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम तभी आती है, कहाँ आती है? लोड के जस्ट नीचे। C के पास लोड होना ही होना चाहिए, ये तो आप जानते हो। अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ करना है तो C के जस्ट नीचे लोड होना चाहिए। तो लोड कौन सा हो? ये वाला हो कि ये वाला हो, ये वाला हो? अगर इस लोड को इसके नीचे रख देते तो ये दोनों उस तरफ चल जाता, 12 10 22 हो जाता, 11 से ज़्यादा हो जाता। इसके मतलब होता नहीं मैक्सिमम इस अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसको अगर इधर रख देते, 10 को इधर ले आते, तब क्या होता? तो 10 ही टोटल अराउंड 10 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स ही पड़ता है। 11 किलो न्यूटन चाहिए तब भी नहीं हो पाता। तो कुल मिला के ये वाला अरेंजमेंट सही है। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम अब क्या करेंगे? ILD ड्रा करेंगे। अरेंजमेंट अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लोड पोजीशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का ये लोड पोजीशन है, ठीक है। अब इसके लिए हम ILD ड्रा कर लें पहले। सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की ILD क्या बनती है? ये बनती है। ऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी इसके लिए? आप लिख लीजिए इसको, L माइनस एम इंटू एम अपान एल। इसके हिसाब से क्या होगा? L की वैल्यू है 20 माइनस एम की वैल्यू कितनी है? अब देखिए ये 2 मीटर इधर है, एम मतलब AC, यहाँ आप जानिए एम मतलब AC, ठीक है। एम मतलब AC हो गया ना, तो AC मतलब कितना है? 5 इंटू 5 अपान 20। तो ये 5 से 4 टाइम में गया और ये 4 हो गया नीचे और ये 15 हो गया, तो 15/4 ये आ गया इसका ऑर्डिनेट, 15/4, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट आ गया। कहाँ कहाँ का ऑर्डिनेट आपको निकालना होगा? एक ऑर्डिनेट निकालना होगा यहाँ का, एक ऑर्डिनेट निकालना होगा यहाँ का, एक ऑर्डिनेट निकालना होगा यहाँ का। अब देखते हैं, ये है CC डैश जिसकी वैल्यू 15/4 है, ये A है, ये B है। अब इसको आप DD डैश मान लें और इसको EE डैश मान लीजिए और इसको FF डैश मान लीजिए, ठीक है। अब ऑर्डिनेट आपको 1 2 3 ऑर्डिनेट निकालने हैं और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस अरेंजमेंट के हिसाब से क्या होगा? 10 एक्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाय DD डैश, 12 मल्टीप्लाइड बाय CC डैश, 8 मल्टीप्लाइड बाय EE डैश एंड 14 मल्टीप्लाइड बाय FF डैश। यही हमारा एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होगा। इस सेक्शन पे निकाला जाए यहाँ पे। ऑर्डिनेट की वैल्यू पहले DD डैश निकाला जाए। ये टोटल हमारा 3 मीटर है और ये 2 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं, DD डैश इज इक्वल टू क्या होगा? CC डैश डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई AD, ठीक। यहाँ से क्या होगा? CC डैश मतलब 15/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ गया। DD डैश पता चल गया। अब आपको CC डैश पता ही है, EE डैश निकालना है। EE डैश इज इक्वल टू क्या होगा? CC डैश बाई, अब उधर से ले लीजिए, CC डैश बाई उस तरफ कितना है? 15 मल्टीप्लाइड बाई
मल्टीप्लाइड बाई ई डैश निकालना है तो ई वी, इसके हिसाब से क्या होगा, सी सी डैश की वैल्यू कितनी है 15/4 मल्टीप्लाइड बाई 15 ई वी की दूरी कितनी होगी, ई वी की दूरी 2 मीटर को घटा दो 15 में से 13/4, ठीक है। अब देखिए अब क्या बचा है हमारे पास, देखिएगा ये कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, हाँ ठीक है। अब एफ एफ डैश इज इक्वल टू सी सी डैश बाई 15, सी सी डैश बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई एफ बी, तो सी सी डैश मतलब 15/4 गुणे 15 इंटू एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 घटा दीजिए इधर से, 15 है टोटल, उसमें 4 घटा दीजिए तो बचा 11, तो ये हमारा 15 कट गया तो 11/4 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया हमारा, तीनों मिल गया तो हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू होगा, यहाँ से लिखते जाइए 10 मल्टीप्लाइड बाई डी डी डैश प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई सी सी डैश प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई ई डैश प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाई डी डी डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डी डैश की वैल्यू है 45/20 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई सी सी डैश मीन्स 15/4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई ई डैश की वैल्यू हमारी है 13/4 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश मतलब 11/4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ कि वैल्यू कितनी आती है। ये आ गया 22.5, ये 55, 26, ये किया जाए अब 38.4, ठीक है। अब जोड़ लिया जाए सबको, 26 प्लस 45 प्लस 22.5, ये आ गया हमारा 132 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारा मैक्सिमम मोमेंट एट सी, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ILD हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, एक चीज़ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये केस के लिए हमें क्या करना होगा, इस केस के लिए सिंपली हमें क्या करना है कि हमें वो थ्योरी यूज करनी है, ठीक है। उस केस के लिए हमें वो थ्योरी यूज करनी है। तो हम इसके बाद अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो उसको देखते हैं। उसके लिए जो थ्योरी थी पहले बताए थे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पे कितना कब हो सकता है, ये मैं फिर से अभी लिखूंगा, आपको एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो में। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये कहीं भी हो सकता है। इसका क्या है तरीका, ये कैसे पता लगाएं कहाँ होगा और कैसे होगा।
इट में अकर नियर मिड स्पैन, ठीक है, एंड मिड स्पैन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम CG ऑफ लोड एंड रिफरेंस ऑफ लोड, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो है, अब देखिए 4 लोडिंग है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बार बार बताऊंगा मैं। 4 लोड है, एक है हमारा 10, 12, 8, 14 किलो न्यूटन का लोड है। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एब्सोल्यूट होगा इन्हीं चारों के किसी एक के नीचे होगा, ठीक है, किसी एक के नीचे होगा, क्योंकि मैक्सिमम मोमेंट हमेशा लोड के जस्ट नीचे होता है। इस केस में जो है, इस केस में क्या किया जाए, इस केस में जो है कैसे पता चलेगा इसके नीचे होगा किसके नीचे होगा, कि इसके नीचे होगा। इसके लिए क्या करना है कि जो है मिड स्पैन के नज़दीक ही होगा। तो मिड स्पैन बनाते हैं 20 मीटर, तो इसके मतलब सपोज करिए कि 10 मीटर पे ही कहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन यही आसपास मिड स्पैन के नज़दीक होगा। अब ये मिड स्पैन के या तो इस लोड के नीचे हो या तो इस लोड के, या तो यही लोड ला के मिड स्पैन पे ही रख दो। लेकिन ये चूंकि अलग अलग इंटेंसिटी का लोड है, इसीलिए इस लोड, ये जो लोड है ना, इस लोड का एक चीज सेंट्रोइडल होगा। सपोज करिए इसका सेंट्रोइडल जो है, सेंट्रोइडल मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, ठीक है, सेंट्रोइडल यहाँ पे है, ठीक है। इस लोड का सेंट्रोइडल मान लीजिए यहाँ से इतनी दूरी पे सपोज करिए। तो ये जो मिड स्पैन है, ये सेंट्रोइडल को उतनी ही दूरी पे मिलेगा जितनी दूरी पे नियर बाई लोड मिलेगा, जिसके नीचे बेंडिंग मोमेंट रिफरेंस मानेंगे लोड। तो सबसे पहले तो सेंट्रोइडल ढूंढ लिया जाएगा। सेंट्रोइडल बीच में ही आ जाता है, सेंट्रोइडल इन लोड के बीच में ही है, तब तो हमारा काम बन जाएगा, तो इजी है। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पहले लोड निकालना, 10, 12, 8, 14, इसी के बाद मोमेंट ले लें सबका 2, 2, 2, इसी के बाद मोमेंट ले लें, तो 12 गुणे 2, 8 गुणे 2, 14 गुणे 2, तो 12 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 14 गुणे 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा टोटल लोड। टोटल लोड कितना है, टोटल लोड है 12, 8, 20, 10, 30, 14, 14, 44, ठीक है। तो ये क्या होगा, 12 दूना 24, 8 दूना 16, 14 दूना 28 अपॉन 44। इसको सॉल्व किया जाए, ये 40 हो गया, 60 हो गया, 68/44। 1.54 मीटर, 1.54 मीटर मतलब कि क्या होगा, ये होगा यहाँ से, इसका जो सेंट्रोइडल होगा यहाँ से 1.54 मीटर दूर होगा, यहाँ कहीं इसका सेंट्रोइडल होगा, ठीक है। 1.54 मीटर पे एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 12 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 14 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 44, 1.54 मीटर यहाँ से हो गया इस तरफ से। अच्छा, इस तरफ से अगर लिया जाए, एक बार इस तरफ से भी दिखा दें आपको, आप चाहो तो रेफरेंस पॉइंट इधर मान सकते हो, इसके बाद मोमेंट ले लो तो जो भी आएगा इधर से बताएगा। ये भी कर लेते हैं, तो 10 गुणे कितना होगा, 8 गुणे 2, 12 गुणे 2, 10 गुणे 2, ये कर लें, 8 गुणे 2 प्लस 12 गुणे 2 प्लस 10 गुणे 2 डिवाइडेड बाई टोटल लोड कितना है 44, ठीक है।
अब इसको देखिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमने थोड़ा मिस्टेक किया है। 12 × 2 इधर से निकाल रहे हैं, 12 × 2 प्लस 8 × 4 होगा ना, ये हमने गलती किया, 8 × 4 और प्लस 14 × 6 होगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना आएगा, इसको देखा जाए। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। चौबीस प्लस 32 84, ये आएगा हमारा 3.18 मीटर पे आएगा। कहाँ से, फ्रॉम 10 किलो न्यूटन फोर्स, 10 किलो न्यूटन फोर्स से आएगा। एक्स बार इधर, अब मान लीजिए उधर से निकालना होता उस तरफ से, तो उस तरफ से एक्स बार निकालना होता तो क्या लिखते, इधर से अगर निकालना होता तो लिखते 8 × 2 प्लस 12 × 4 प्लस 10 × 6 डिवाइडेड बाई टोटल लोड, जो कि है हमारा 44 किलो न्यूटन। ये कितना आता है, 8 × 16, ये 48, ये 60, तो 100/44, ये कितना होता है 16, 126/44। इसको देख लिया जाए इस तरफ से भी, 126/44, 2.86, ऐसा 2.86 मीटर इधर से आता है, इस तरफ से 2.16, मतलब 2.86 मतलब यहाँ पे आता, ठीक है। इधर से समीशन ऑफ WCG आती है। इस तरफ से कितनी आ रही है, इस तरफ से हमारी आ रही है 3.18, मतलब ये हमारी आ रही है 3, आधा हो गया 3.18 यहाँ पे आ रही है। और इधर से भी यही दूरी आती है, इधर से आता है 2.86 और इधर से आ रहा है 3.18, ठीक है। इसको जोड़ने पे वही आना चाहिए, 5 6 आना चाहिए जोड़ के, मतलब इसको अगर 28 मानते हैं तो इसको आप मानिए 14, ठीक है, 14 ही मान लीजिए, ठीक है, मीटर। अब ये पता लग गया कि यहाँ पे इसका सेंट्रोइडल होगा, तो अब इसका सेंट्रोइडल से कहाँ होना चाहिए, इस लोड के जस्ट नीचे होना चाहिए, बस ये जान लीजिए आप। जो भी हमारा मोमेंट होगा मैक्सिमम वो इस लोड के जस्ट नीचे होगा, इसके नियर बाई यही है, क्योंकि सेंट्रॉइड जो इसका मिड स्पैन आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो मिड स्पैन से नज़दीक ये दूर है और ये पास है, तो इसके नीचे आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एब्सोल्यूट जो होगा। तो ये क्या किया जाए, इसकी दूरी कितनी होगी, अब इसकी दूरी निकाली जाए। अब देखिए आप एक एक करके बताता हूँ मैं, फिर से अच्छे से बना दूँ फिगर। देखिए एक तो लोड यहाँ है, एक लोड आपका यहाँ है, इसके बीच का डिफरेंस है 2 मीटर। उसके बाद ये जो सेंट्रोइडल आ रहा है 3.18 पे आ रहा है, तो 3.18 मतलब कि यहाँ मान लीजिए है सपोज कि 3.18 सेंट्रोइडल CG यहाँ है पूरे लोड का W3, ठीक है। सेंट्रोइडल और जो मिड स्पैन होगा वो मिड स्पैन जो है इसके कहीं बीच में आएगा मिड स्पैन, ठीक है। अब देखिए 2 मीटर, अब देखिए अब इसको देख लिया जाए, ये कितना होगा, ये 2 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, सेंट्रोइडल तक की दूरी कितनी है, यहाँ से अगर 2 मीटर है तो सेंट्रोइडल से यहाँ से ये दूरी कितनी होगी 1.181 ये होगी। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से होगी
0.86 होगा, तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, देखिएगा, ठीक है। तो हमने बना दिया ये चीज़। अब क्या किया जाए, अब देखिए हमने इसको सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक। हमें क्योंकि आर भी निकालना नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा इसमें पेन लेना नहीं है। हमको क्या करना है, सीधा सीधा हमको ड्रा कर देना है इसका, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इस लोड के नीचे। तो यहाँ पे बनाइए ऐसे, इसका इसका वो कितना होता है, ऑर्डिनेट की वैल्यू इसकी देख लिया जाए, होती है L माइनस एम बाई एम अपान एल। ये वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू है टोटल 20, माइनस यहाँ से यहाँ तक की M की दूरी कितनी है, ये यहाँ से 2 मीटर यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे प्लेस्ड है। अब देख लीजिए कि मिड स्पैन सेक्शन, ये दूरी यहाँ से कितनी होगी, तब यहाँ से ए से इसकी दूरी निकालने के लिए क्या किया जाए, ये सी पॉइंट है मान लीजिए, ए से इसकी दूरी निकालने के लिए क्या किया जाए, सी ने मानिए, सी तो उसमें माने थे 4 मीटर, यहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये दूरी कैसे निकाला जाए, ये दूरी हम निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, मिड स्पैन तक की हमें दूरी पता है, मिड स्पैन तक की दूरी है यहाँ तक 10 मीटर। 10 मीटर में अगर इसका आधा घटा दें तो ये दूरी पता लग जाएगा। तो घटाते हैं, 1.181 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये दूरी इतनी है। अब इसी में घटा दें 10 में से, इसको 10 में से घटा दें, 9.409 है तो 9.41 मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी है 9.41 मीटर, ठीक है, ये दूरी है। अब क्या किया जाए, अब जो है हम बनाते हैं, तो यहाँ m की वैल्यू है 9.41, तो मैं लिखता हूँ 9.41 और यहाँ 9.41 डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया जाए कितना आएगा। माइनस 9.41 मल्टीप्लाइड बाई 9.41 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया 4.98। ये हमारा आ गया, इसका ऑर्डिनेट वैल्यू आ गया 4.98। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डिनेट वैल्यू आ गया 4.98। हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट निकालना है, मतलब यही का निकालना है। तो यहाँ का निकालने के लिए क्या करोगे, जितने भी लोड है उसके जस्ट नीचे का लोड और इनटू ऑर्डिनेट करते चले जाओ, ठीक है। इससे मतलब नहीं है ये कहाँ, इसमें कोई इसका जिक्र नहीं, हम लोड के जस्ट नीचे का ऑर्डिनेट चाहिए। मतलब यहाँ का ऑर्डिनेट हमें मिल गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक बार फिर लिख लीजिए, 9.41 है दूरी मीटर। तो ये इससे 2 मीटर दूर है, मतलब ये होगा 7.41 मीटर, ये होगा क्योंकि ये इससे 2 मीटर पहले है। ये कितना होगा, ये इसके 2 मीटर बाद है, इसके मतलब ये होगा 11.41 यहाँ से यहाँ तक। सॉरी, या तो इधर से देखा जाए, इधर से कितना होगा, ये इधर से ही निकाला जाए, इस तरफ के वैल्यूज़ को मिटा दें एक बार। ये है ना 9। अब देखिए अगर इधर से निकालना हो तो ये कितना होगा, ये देख लिया जाए। टोटल ये है 9.41, 20 टोटल है, उसमें से ये घटा दीजिए, 20 माइनस 9.41, ये आ गया आपका 10.59। ये वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक करने के लिए क्या करोगे आप, इसको भी तो लिखना पड़ेगा, 2 मीटर इससे दूर है तो ये होगा 8.59 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और कम होगा तो 6.59 मीटर। सारी को वैल्यू पता चल गई। अब हम इंटरपोलेट कर सकते हैं सिंपल। तो सबसे पहले नाम दे दें इसका नाम था मान लीजिए
सी भी मान लें इस केस में सी सी डैश, ये डी डी डैश था। पुराने से कंपेयर मत करिएगा, वो अलग हमने वो उसको दिया था नाम नोटेशन। ये ई ई डैश है, ये एफ एफ डैश है। तो पहले हम निकालते हैं डी डी डैश। तो डी डी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, सी सी डैश डिवाइडेड बाई 9.41 मल्टीप्लाइड बाई 7.41। तो ये आ गया आपका, चार्ट बदला जाए, ये आपका आ गया सी सी डैश की वैल्यू 4.98 मल्टीप्लाइड बाई 9.41 मल्टीप्लाइड बाई 7 ये किया जाए 4.98 मल्टीप्लाइड बाई 7.41 डिवाइडेड बाई 9.41 3.92 ये आ गया इसकी वैल्यू डी डी डैश की। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, अब निकालनी है ई ई डैश की वैल्यू। ई ई डैश की वैल्यू होगी आपकी सी सी डैश डिवाइडेड बाई उस तरफ का देखिए 10.59 मल्टीप्लाइड बाई ई बी मल्टीप्लाइड बाई ई बी मतलब कितना है 8.59। तो अब मल्टीप्लाई किया जाए, सी सी डैश की वैल्यू आपको पता है 4.98 मल्टीप्लाइड बाई 8.59 डिवाइडेड बाई 10.59 ये आ गया आपका 4.04 ये आ गया। अब एफ एफ डैश की वैल्यू देखा जाए, एफ एफ डैश के लिए क्या करना होगा, सी सी डैश डिवाइडेड बाई 10.59 मल्टीप्लाइड बाई 6.59 करते हैं। सी सी डैश की वैल्यू है 4.98 मल्टीप्लाइड बाई 6.59 डिवाइडेड बाई 10.59 3.10 आ गया ये, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई आपके पास, 1 2 3 और एक वैल्यू यहाँ है 4। अब मल्टीप्लाई करते चले जाना है, तो मैं यहाँ लिख दूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से लिखते जाइए, देखिए 10 गुणे डी डी डैश 10 इंटू डी डी डैश। डी डी डैश की वैल्यू कितनी आई है 3.92 प्लस 12 इंटू इसके जस्ट नीचे सी सी डैश की वैल्यू 4.98 प्लस 8 इंटू क्या किया जाए इसके ई डैश की वैल्यू, ई डैश की वैल्यू कितनी आई है 4.04 प्लस 14 इंटू एफ एफ डैश की वैल्यू 3.1 आई है। इसको सॉल्व करिए आप, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आ गया हमारा 174.68, ये आ गया आपका 174.68 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा 174.68 किलो न्यूटन मीटर। कहाँ होगा ये, कितना तो कहाँ होगा वो होगा 9 लिख दें एट 9.41 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। ये आ गया हमारी वैल्यू। तो अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए
कि इक्विवेलेंट यूडीएल क्या होगा। मान लीजिए ये तो हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें कि एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट या तो इस लोड के या तो इस लोड के नीचे ही होगी, और कल केस में होगी जब ये ऐसा अरेंजमेंट हो इन दोनों लोड का, ऐसे जगह प्लेस हो, पोजीशन इसका हो जिस समय जो इसका पूरा मिड स्पैन है वो इस नियर बाई लोड के उतने ही डिस्टेंस पे है जितने डिस्टेंस पे इस पूरे लोड का सेंट्रोइडल हो उस मिड स्पैन से। ठीक है, तो ये कंडीशन था। अब हम आते हैं, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ इक्विवेलेंट यूडीएल का। इक्विवेलेंट यूडीएल ये क्या होगा, W डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एम मैक्स इंटू 8/L²। एम मैक्स कितना आपने निकाला, 174.68 इंटू 8/L² मतलब 20 का स्क्वायर। अब यही हो गया आपका इक्विवेलेंट यूडीएल। तो इक्विवेलेंट यूडीएल कैसे निकालें, ये आ गया 3.5, ये आपका आ गया अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गया इक्विवेलेंट यूडीएल। ठीक है, मतलब कि अगर इतने लोड अगर पूरे स्पैन में यूडीएल के तौर पर स्प्रेड कर दिया जाए तो वही बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा जो बेंडिंग मोमेंट इन चारों लोड की वजह से मैक्सिमम यहाँ पे डेवलप हो रहा था इतना। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। अब अगले वाले वीडियो में म्यूलर वेस्ली प्रिंसिपल बताएंगे हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सिंपली आप आईएलडी कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, ऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं कहीं भी, और उससे हम इसी टाइप के न्यूमेरिकल उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये भूल जाएं कि ऑर्डिनेट इसके कितने होते हैं, मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये चीज़ भूल जाए तो अब जो है सबसे अच्छा है कि म्यूलर वेस्ली प्रिंसिपल से जो है हमको आईएलडी का शेप पता चलता है कि किसी शेप कैसा होगा, किसी भी पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट का शेप कैसा होगा, किसी पॉइंट के लिए अगर हम आईएलडी प्लॉट करेंगे तो वहाँ के लिए शेप कैसा होगा। अभी तो मैं सिंपली सपोर्टेड के लिए बताया हूँ, मान लीजिए दो सपोर्ट से ज़्यादा अगर सपोर्ट है, हिंज भी है उसी में, तब उसका शेप कैसा होगा। ये चीज़ें आपको म्यूलर वेस्ली प्रिंसिपल जो कि आईएलडी का एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है आईएलडी ड्रा करने का, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। इससे ज़्यादा और न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो व्हाट्सअप से हमारे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।